नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है वसेनार व्यवस्था से संबंधित, वसेनार अरेंजमेंट से संबंधित। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको ये याद रखना है कि भारत अगले महीने यानी जनवरी 2023 में इसका अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्षता मिलेगी भारत को। ये करंट अफेयर्स है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस संस्था का अध्यक्ष बना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वहाँ पे आपको दे देगा कई सारे संस्थाओं को नाम, उनमें से आपको वेसिनार अरेंजमेंट चुनना होगा। ये तो रही करंट अफेयर्स की बात। आप कुछ बात कर लेते हैं स्टैटिक जी के कि वेसिनार अरेंजमेंट है क्या। तो अगर वेसिनार अरेंजमेंट की बात करें तो ये विश्व के 42 देशों का एक ऐसा संस्था है, ऐसी संस्था है जिसमें शस्त्र के निर्यात और बेचने संबंधी जानकारियाँ साझा की जाती है। अगर कोई देश शस्त्र बेच रहा है, कहीं निर्यात कर रहा है, तो वो जानकारी हमें साझी करनी होती है वेसिनार व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें इस समय 42 देश हैं और ये कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित कोई सूचना है या कोई तकनीक है किसी दूसरे देश को देना है, या आपके रॉकेट्स हो गए, रडार हो गए, इन सब को हमने किसी देश को बेचा है, तो वो सब जानकारियाँ साझा करनी होती हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि शस्त्र हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्षेत्रीय आधार पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। ये इसका बेसिक है जो आपको याद रखना है। मौके पे 42 देश हैं। और एक चीज़ और जानिए कि जो वेसेनार है ये नीदरलैंड का एक स्थान है। वहीं पर ही 12 जुलाई 1996 को ये संधि हुई थी, इसीलिए इसे वेसेनार व्यवस्था कहा जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। ये आप मैप देख सकते हैं जो विश्व के सारे देश हैं वेसेनार व्यवस्था के अंतर्गत। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखिए, इन सारे 42 देशों को तो याद कर नहीं सकते हैं। 42 देशों को याद करने के लिए आप कुछ ऐसे देश याद कर लीजिए इम्पोर्टेंट जो इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील इस व्यवस्था में नहीं आता है। उसके साथ ही साथ चीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, वो इस व्यवस्था में नहीं आता है। पाकिस्तान नहीं आता है। अपने आसपास आप नज़र दौड़ाइए, आपको मिल जाएंगे ऐसे बड़े बड़े देश जो इस व्यवस्था में नहीं आते हैं। ये फैक्ट याद कर लीजिए। और एक फैक्ट ये याद कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से देश हैं, बड़े बड़े कौन से देश हैं। जैसे भारत है, ये तो आप जान रहे हैं। तो भारत के आसपास कोई भी देश इस व्यवस्था में नहीं है। अगर आप एक दो नाइबर्स तक भी जाएं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो कोई इसमें नहीं शामिल है। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे ऑप्शन। इसके साथ ही साथ इधर देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के देश दो ही हैं बड़े बड़े, एक अमेरिका और एक कनाडा। तो ये दोनों इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये दोनों देश इसमें शामिल हैं। और अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का केवल एक देश इसमें शामिल है, बस एक ही देश शामिल है और ये देश है अर्जेंटीना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा हरा पोर्शन, जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये देश भी शामिल है, तो आपके बता दें ये देश नहीं है। साउथ अमेरिका का ये देश नहीं है, ये फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस का ही एक डिपार्टमेंट है, फ्रांस का एक भाग है। ये फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। तो इस तरह से हमने ये वेसेनार अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा, समझा और सीखा कि किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। अब आगे आइए दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा यूट्यूब से संबंधित। कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र इस करंट अफेयर्स पे होनी चाहिए। वीडियो हटाने के मामले में भारत का सर्वोच्च स्थान है। हाल ही में यूट्यूब ने माफ़ कीजिएगा, हाल ही में यूट्यूब ने भारत से जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको हटाने के मामले में नंबर 1 रहा है। यूट्यूब ने सबसे अधिक वीडियो भारत से अपलोड होने वाले हटाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें टॉपिक, तो अगला टॉपिक है नागालैंड स्थापना दिवस से संबंधित। क्वेश्चन अक्सर यूपीपीसीएस और दूसरे एग्जाम में पूछता है। राज्य दे देगा और आपको मिलाना रहेगा कि उन्हें राज्य का दर्जा कब मिला या राज्य के रूप में उनका अस्तित्व कब हुआ। तो इसलिए आप याद रखिए, नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा 1963 में मिला था और 1 दिसंबर को इसने अपने राज्य की स्थापना दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यही करंट अफेयर्स है और साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी है। बात नागालैंड की हुई है तो कुछ फैक्ट फिगर देख लेते हैं। यहाँ का जो मैमल है वो है मिथुन। मिथुन याद रखनी है। बर्ड यहाँ की ब्लिथ ट्रैगोपन है। और इसके साथ ही साथ आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए यहाँ के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से संबंधित। तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं और इन्हें ये एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, क्योंकि ये ओरिजिनल गवर्नर हैं असम के ये गवर्नर हैं, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज इस नागालैंड का भी मिला हुआ है, क्योंकि एक गवर्नर को दूसरे राज्य का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। इसके साथ अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं
और यहाँ पर पार्लियामेंट की अगर सीटों के बारे में बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 1 सीट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, गुवाहाटी कोर्ट का ही सारे डिसीजन, उसी का एक बेंच बना हुआ है कोहिमा में, तो वही एक इसका कोहिमा में बेंच है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, वहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट की एक बेंच है माफ़ कीजिएगा, तो ये याद रखना है। इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस यहाँ पर घाटी है जिसे कहते हैं जूको घाटी, तो ये आप वैली याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत घाटी है। मुझे एक बार जाने का मौका मिला वहाँ पर, हमारे दोस्त हैं तो उनके साथ गए थे। काफ़ी सुंदर घाटी है जूको वैली, आप लोग ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से संबंधित। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को निर्देश दिया है कि 2026 तक, ध्यान दीजिएगा, 2026 तक डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यानी जो डीजल से चलने वाले ऑटो हैं उन्हें 2026 तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान द्वारा चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना है। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि डीजल के जलने से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। अगले टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से संबंधित ये चर्चा में है, तो कुछ फैक्ट जान लीजिए। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है ये। तो इसने एक अभी रिपोर्ट हाल में जारी की है, वो रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसने रिपोर्ट जारी की है कि 2010 से 2021 के बीच के अगर डाटा को हम एनालाइज करें तो वैश्विक औसत पर HIV संक्रमण की गिरावट 32% रही है। पूरे दुनिया में HIV का जो संक्रमण है वो 32% की दर से कम हुआ है, लेकिन भारत में ये 46% की दर से कम हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत के लिए, मेंस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर HIV एड्स से मृत्यु की बात करें तो पूरी दुनिया में 76% की कमी आई है और भारत में नहीं माफ़ कीजिएगा, भारत में 76% की कमी आई है और पूरी दुनिया में 52% की कमी आई है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम एड्स से लड़ने में दुनिया से काफ़ी आगे चल रहे हैं। मृत्यु दर की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 76% की गिरावट हुई है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और कमी की अगर बात करें तो 46% की कमी हुई है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और भारत की HIV एड्स नीति जो है वो 2022 की है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास से संबंधित। सुदर्शन प्रहार अभ्यास अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुआ है और ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें कोई दूसरे देश के सेना शामिल नहीं है, टोटली इंडिया की ही अपनी सेना जो है उसके द्वारा अपने आप में किया गया ये अभ्यास है, सुदर्शन प्रहार अभ्यास, ये याद रखिएगा। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है BSF से संबंधित, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से संबंधित। इसका स्थापना दिवस होता है 1 दिसंबर को और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसकी। और BSF जो है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बॉर्डर की रखवाली करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केवल 2 देशों के बॉर्डर पर ये रखवाली करता है, ये ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अगर आप जाएंगे तो आपको BSF देखने को मिलेगा। B फॉर बांग्लादेश, ये चीज़ याद रखिएगा। B फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से ही बना है एक तरह से पाकिस्तान, या यूँ कह लीजिए पाकिस्तान से ही निकला है बांग्लादेश। तो आप इस तरह से याद रखिए कि BSF किस किस सीमा पर काम करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक स्टैटिक फैक्ट आप लोग जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक फैक्ट है कि BSF जो है ना वो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऐसे पुलिस फोर्स को कहते हैं जो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उसका सब कुछ संचालन, उसके साथ साथ उनकी देखभाल, उनका प्रशासन गृह मंत्रालय से कंट्रोल होता है। रक्षा मंत्रालय से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। और BSF जो है, BSF भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। भारत में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं जो हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो उनमें से जो 7 हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। अगर नाम की बात करें तो पहला है असम राइफल्स, ठीक है। दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया। तीसरा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया। और चौथा CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया। ITBP हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को देखता है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SSB सशस्त्र सीमा बल। ये 7 हैं जो हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्स के रूप में आते हैं और टोटली गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इनका रक्षा मंत्रालय से कोई भी लेना देना नहीं है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसी तरह जो BSF है ये भी
गृह मंत्रालय के अधीन है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, 1 दिसंबर को 1965 में इसका स्थापना हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, या आप कह लीजिए टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा युद्ध अभ्यास 2022। युद्ध अभ्यास 2022 ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, सबसे पहले ये जानिए। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच ये होता है युद्ध अभ्यास। और 8वां इसका संस्करण, माफ़ कीजिएगा 8वां नहीं 18वां संस्करण जो है इसका उत्तराखंड में इस समय चल रहा है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंदा देवी पर्वत का आपने नाम सुना होगा, नंदा देवी चोटी के आसपास ही ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका। अगला टॉपिक जो कि यूपीपीसीएस के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एसआरएस बुलेटिन से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन वहीं से है कि इस बार मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भारत में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। और यही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य भी था कि हम मातृ मृत्यु दर को 100 के नीचे ले आएँ। मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख जीवित बच्चों पर देखा जाता है, और ये वो फैक्ट होता है कि 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 97 माताएं नहीं रहीं अपने प्रसव के दौरान, 97 महिलाओं की मृत्यु हो गई 1 लाख जीवित जन्म पर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जो भारत की स्वास्थ्य नीति है उसमें लक्ष्य रखा गया था 100, कि हमें इसे 100 पर लाना। इससे पहले अभी तक ये MMR 130 हुआ करती थी, और 130 से 97 पे भारत ले आया है। ये भारत की स्वास्थ्य नीति और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ से संबंधित, ये रिपोर्ट 2022 की है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है, आती है, और इसने ये बताया है कि धन भेजने के मामले में भारत में 12% का इजाफा हुआ है, और भारत का जो प्रेषण प्रवाह है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये फैक्टें आपको याद रखनी है। इसके बाद जियांग जेमिन को आपको याद रखना है कि ये थे कौन। जियांग जेमिन, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये चीन के राजनेता थे और पहले चीनी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत का दौरा किया था। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ऐसे कि जियांग जेमिन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपको नीचे ऑप्शन में क्षेत्र के नाम दे देगा, जैसे राजनेता थे, अभिनेता थे, अंतरिक्ष यात्री थे या वैज्ञानिक थे, तो आपको उसमें से चुनना होता है। तो इस लिहाज से आप यहाँ जियांग जेमिन को राजनेता चुनेंगे क्योंकि ये चीन के राष्ट्रपति थे। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है स्टेफनी फ्रेपर्ट से संबंधित। स्टेफनी फ्रेपर्ट चर्चा में रहीं क्योंकि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022 वाला कतर में, उसके एक मैच में ये दुनिया की पहली महिला रेफरी बनी है जो किसी वर्ल्ड कप के मैच में, पुरुषों के मैच में महिला द्वारा रेफरी किया गया हो। तो ऐसे ये पहली महिला बन गई हैं स्टेफनी फ्रेपर्ट, ये याद रखिएगा। और ये मोहतरमा फ्रांस की हैं, और कोस्टा रिका और जर्मनी के बीच में जो मैच खेला गया उसमें इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई। तो यहाँ से ये चीज़ें आप याद रखिएगा, कोस्टा रिका और जर्मनी की किस किस के मैच के बीच में ये रेफरी थी, और इनका नाम याद रखिएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए आज के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।